कुछ ऐसा है जो शायद भारत कुछ ऐसा कर रहा है? क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा तैयार रहती है और हमारे भी जो पुरानी कुछ गलतियां हैं उनको ठीक कर लेना चाहिए। हिसाब बराबर वाले के साथ बराबर किया जाता है। पाकिस्तान की और हमारी कोई बराबरी नहीं। तो ये मध्यस्थता किसकी कराएगा? जिन लोगों के बीच असल में लड़ाई है, इजरायली आएंगे नहीं। ईरानी कह रहे हैं कि हमने इनको बोला ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहानी ये है सारी की सारी। इसका ना पूरा जिस्ट ये है। पाकिस्तान इतना ज्यादा अमेरिका के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, इतना ज्यादा उसने उससे पैसा लिया हुआ है कि वो उसको सीधे मुंह मना नहीं कर सकता। उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, जो जो वॉर के लिए रखे हुए हैं हमने, जो हमारी आर्मी के रिजर्व्स हैं, अगर हमने उनको खोल दिए कि आम जनता के लिए कि जी आम आदमी आम आवाम परेशान नहीं होना चाहिए, तो इंडिया जो है, इंडिया उधर से अटैक कर देगा। उनको अपने फायदे के लिए जो न्यूज चलवानी है वो चलवाएंगे। मालिक ने उसको ये कहा है कि ये चिट्ठी जाके पहुंचा, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये तो समझौता करा रहा है। तो इस इल्यूजन का, डिल्यूजन का कोई इलाज है क्या इस तरह की बात का? एक कुत्ता होता है, ठीक है, तो उसके गले में जंजीर बंधी हुई है। उसके मालिक ने बोला शू, उसने भौंकना शुरू कर दिया। सामने उससे बड़ा कुत्ता था। उसने जैसे उसके ऊपर भौंकना शुरू किया, उसको पता था कि उसके मालिक ने उसकी चेन पकड़ी हुई है, लेकिन जैसे उसने और तेज भौंका था, उसके मालिक ने उसकी चेन छोड़ दी और वो दुम दबा के बैठ गया। तो पाकिस्तान की वही हालत है। बाथरूम में गिर के जनरल साहब मर रहे हैं, ये क्या चक्कर है सर? बिल्कुल होगा कोई अननोन जो जाके मिलके आया होगा, समझा दिया होगा उसको। बाथरूम, लेकिन रही बात, लेकिन सर बाथरूम में, ये अननोन लोग बाथरूम में क्यों जाते हैं सर? उन्होंने ये सारे के सारे जो कर्म है ना, उनके उनके आगे आ रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है ये उनके आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं गारंटी कर रहा हूं कि बाय 2027 इंडिया की भी ये ज्योग्राफी नहीं रहेगी। इस जो क्लिप है, इसके लिए ये है कि अब जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और भारत बिल्कुल मजबूत है और तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रकाश जी, जय विकास हिंद। सर, जय हिंद सर, जय हिंद। सर आज आपको याद इसलिए किया है कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त बज है। जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप ये बताइए, आप तो बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से भी देखते हैं, अलग अलग चीजों में कुछ और कहानी गढ़ने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है वो तमिलनाडु के मुरुगन देवता के यहाँ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो वॉर के देवता हैं। इसी बीच जो हमारे एयर चीफ हैं वो पटना साहिब जा रहे हैं गुरुद्वारे में। जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो बनारस और अयोध्या गए हैं। इन सब चीजों को लोग जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो शायद भारत कुछ ऐसा कर रहा है। क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? प्रकाश जी, देखिए, ऐसा है, भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं। और रही बात हमारे जो चीफ हैं तीनों सेनाओं के और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उनका अपना अपना मत है। वो मत बोले तो अपना धर्म है, वो उसके हिसाब से वहां पे जा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की तरफ से, देखिए, इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जो हमारी इंटर वाटर ट्रीटी थी उसको रिवोक कर दिया था। इट वॉज हेल्ड इन अबेयंस और वो आज तक भी हेल्ड इन अबेयंस ही। तो उसका जो इफेक्ट था वो अब पड़ना शुरू होगा। अप्रैल मई जून, जनरली नॉर्थ इंडिया में या पूरे उत्तरी गोलार्ध में, वहां पर उस वक्त पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। और पाकिस्तान पहले ही बोल चुका था कि अगर उसके वहां पर पानी की कमी होगी तो वो भारत के डैम्स को उड़ा देगा। पहली बात, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे डैम्स को उड़ा पाए, क्योंकि उसके सोचने से पहले हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे और उसके उन जो मिसाइल्स हैं जहां से वो लॉन्च होगी उनको ऑलरेडी उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। हमारी तरफ से कभी कोई पहल नहीं होती है और इंडिया, लेकिन हाँ, पहल का मतलब ये नहीं है कि हम जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहल का मतलब है आपने सोचा तो इंडिया उसका जवाब देगा। अगर आपने नहीं सोचा, आप शांति से बैठे हैं, तो इंडिया भी शांति से बैठा हुआ है। ये वैसा भारत नहीं है जैसे पहले होता था कि पहले आप आओगे, हमारे यहाँ पे अटैक करोगे, फिर हम 10 दिन मंत्रणा करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। नहीं,
अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। इस वक्त भारत सिर्फ एक काम करता है, अगर आपने अपने ख्यालों में भी सोचा कि आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है, तो हमारी आर्म फोर्सेस आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी और आपकी धज्जियां उड़ा देंगी, और शायद पाकिस्तान का नाम भी नहीं बचेगा। तो इसलिए शायद आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा चीजें चल रही है और लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला है। भारत जरूर कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि भारत को इतनी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता। भारत को, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेनाएं हमेशा, हर वक्त 24/7 तैयार रहती है। एक चीज जो मुझे समझना है कि आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं वहां के, उन्होंने 3 मार्च को कहा कि भारत कुछ कर सकता है। मैं एक बहुत खुली बात करता हूँ, देखिए हम लोगों ने बांग्लादेश पर बहुत काम किया है, आपके बहुत सारे पोस्ट भी आए लगातार कि आपने कहा कि भाई ये मौका है, इस चिकन नेक को बना दो, बफेलो नेक, एलिफेंट नेक, जो बनाना है बना दो। दुनिया में हर कोई जहां जहां जिस जिसका जो कुछ फंसा हुआ है सब कोई सेटल कर रहा है। यूएन जैसी संस्था का कोई मतलब अब है नहीं, सबने मुझे लगता है यूएन को अनाथ कर दिया है, अब कोई सुन भी नहीं रहा है। ये सब लोग जब अपना अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं कि हम लोग क्यों रुकते हैं सर, विकास सर, हर बार हमारे भी जो पुरानी कुछ गलतियां हैं उनको ठीक कर लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करने का कुछ बचा नहीं है। आज के टाइम में पाकिस्तान वही कटोरा वाली कंट्री बन गई है जो हर वक्त हर किसी के पास जाती है और कटोरा मांगते हुए और कटोरा फैलाते हुए कुछ ना कुछ भीख मांगती रहती है। वो कभी किसी के पास जाती है, कभी अमेरिका के पास जाती है, कभी सऊदी के पास जाती है, कभी चाइना के पास जाती है। उसकी वही हालत है आज। और रही बात हिसाब बराबर करने की, हिसाब बराबर वाले के साथ बराबर किया जाता है। पाकिस्तान की और हमारी कोई बराबरी नहीं है। पाकिस्तान आज के टाइम में बिल्कुल खाई के अंदर जा चुका है और हम बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अपने आप को मिलाने का कोई मतलब नहीं है और बराबरी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो पाकिस्तान के साथ बराबरी के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के हिसाब नक्की करने की जरूरत है, मैं ये बोलूंगा। उसका बराबर करने की जरूरत है, नक्की करने की जरूरत है। वही मैं कह रहा पाकिस्तान हूँ, जो को ऐतिहासिक हमारी गलतियां हैं, जो हमारी ऐतिहासिक गलतियां हैं कि आपकी आर्मी संभाल सकती थी 47 में, आपने कश्मीर में कहानी को आगे बढ़ने दिया, आप यूएन भाग करके चले गए। वो हिस्सा आज भी पीओके है। जो बांग्लादेश के समय जब आपने 1971 में अलग मानचित्र, अलग झंडा दिया, आपको ये सोचना चाहिए था कि ऐसा कोई गलियारा ही क्यों हो, उस गलियारे को गला बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, वो आपके हाथ में था। फिर भी आपके, अरे भाई दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर करवा दिया आपने, तो ये तो दूरदर्शिता की बात थी। फिर भी जो कुछ हुआ इतिहास में, कहते हैं कि इतिहास आपको मौका देता है। मुझे लग रहा था, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि वो मौका हमें मिला था, पता नहीं आगे भी मिल जाए, मुझे नहीं पता। शायद हमसे बहुत समझदार, बहुत दूरदर्शी लोग हैं देश की सत्ता में बैठे हुए, इंडियन आर्म फोर्सेस में जो मिलिट्री लीडरशिप है। मुझे लगता है क्योंकि अमेरिका पूरा का पूरा मिडल ईस्ट बिजी है, हर कोई कोई किसी की सुन नहीं रहा। 4 साल से रशिया यूक्रेन बिजी है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति आप बोल ही रहे हैं, तो जो हमारा पुराना हिसाब किताब है, इस चलती धारा में इस पुराने हिसाब किताब को, वो कहते हैं ना कि जब मार होता है रोड पे, जब पॉकेट मार पकड़ा जाता है, तो हर चलता हुआ राहगीर उस पॉकेट मार पे जो है हाथ साफ कर लेता है। ये पॉकेट मार अभी बचा हुआ है। तो बढ़िया है, जब दुनिया में धूम धड़ाका हो ही रहा है, थोड़ा 2-4 लपड़ थप्पड़ पाकिस्तान को भी लगने चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो वो लपड़ थप्पड़ हम ऑलरेडी उसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगा चुके हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ बोला जाता है कि पाकिस्तान ना अब सदमे में बैठा हुआ है। और मैं थोड़ा सा, अभी जो आप बात कर रहे थे 3 मार्च वाली, आसिफ अली जरदारी जो बोल रहे थे कि इंडिया कुछ कर सकता है, इसका रीजन कुछ और है। हमें ये समझना चाहिए कि अभी पिछले 1 महीने में चीजें कैसे अनफोल्ड हुई है। जब 28 फरवरी को इजराइल और यूएसए ने मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर अपनी तरफ से हमला बोला, उसके बहुत सारे जो ठिकाने थे उनके ऊपर जो वहाँ पे मिसाइल्स रखी थी, जो उसके नेता थे उनको उन्होंने मार गिराया। लेकिन कहानी कुछ और शुरू होती है कि पाकिस्तान का रोल वहां पे कहाँ फिट बैठता है। पाकिस्तान को जब भी अमेरिका की तरफ से कोई छोटा मोटा दबाव आता है कि आप हमें इस चीज में सपोर्ट करिए, देखिए यूएसए और इजराइल को नाटो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अमेरिका कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे तो नजर आता है। आप कहीं भी देखिए, अमेरिका इस वक्त बैकफुट के ऊपर है। तो उसे कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर अपने लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट वो ढूंढ रहा है ग्राउंड इन्वेजन के लिए, फिर ग्राउंड फोर्सेस के लिए पाकिस्तान।
और पाकिस्तान सीधा इस लड़ाई में किसी भी खेमे की तरफ से अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, वो किसी तरफ से जाना नहीं चाहता, और सीधा वो अमेरिका को मना नहीं कर सकता, सीधा वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता उनको। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो क्या करेगा, वो जाएगा अफगानिस्तान में 4 बम फोड़ के आ जाएगा, कभी उनके निर्दोष लोगों को अस्पताल में मार के आ जाएगा, वहां पे एयर स्ट्राइक कर देगा, कभी अपनी जो सीमा है डूरंट लाइन के ऊपर उनको एक्टिवेट कर देगा, वहां पे लोगों को, वो निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये सोचने की जरूरत है कि उसने वहां की फोर्सेस के ऊपर कोई अटैक नहीं करा है, उसने वहां पे ज्यादातर जो अटैक किए वो उन लोगों पे किए हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो टीटीपी के नाम पे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को मार रहा है। और वो दिखा क्या रहा है, जैसे ही पाकिस्तान वहां पे अटैक करता है, वहां पे छोटी मोटी स्ट्राइक्स करता है, उन स्ट्राइक्स की वजह से अफगानिस्तान फिर उसके ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है। और वो दुनिया को क्या दिखा रहा है कि हम तो इस वक्त इंगेज चल रहे हैं, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बड़ा भी नहीं होने देना चाहता है। जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होता है तो कोई ना कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री बीच में आती है, बीच बचाव करती है और शांति कर देती है। और जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से दबाव आता है, फिर वो क्या कर रहा है, दोबारा से छोटा सा एक स्ट्राइक कर देता है। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाला जो उसका चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसे कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि वो इंगेज है, वो ईरान की तरफ या फिर अमेरिका की तरफ कहीं दिखना नहीं चाहता है। वो उसके लिए सबसे अच्छा बचने का एक तरीका है कि इंडिया की तरफ वो छोटा सा एक फ्रंट ओपन करे और गिड़गिड़ाने लग जाए, 2 दिन 4 दिन वो अटैक चले, और फिर गिड़गिड़ाने लग जाए कि हमारा सीज फायर कराओ, हमें बचाओ, हम तो मर गए। और यही कहानी पाकिस्तान फिर करने वाला है। मैं ये बोलूंगा, जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया कुछ करने वाला है, मैं ये नहीं बोलूंगा। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू होंगे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अटैक इंडिया ने किया है, उसने नहीं किया है, जो पहल हुई है वो इंडिया की तरफ से। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिया कभी भी पहल नहीं करता है, और पहल हमेशा एक आतंकवादी देश की तरफ से होती है, और उसका नाम है पाकिस्तान। और ये हमने अपने पुराने समय में और पास्ट में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ कुछ ना कुछ गलत करता हुआ आया है, और आज भी अगर पाकिस्तान को कोई अपने लिए फायदा निकालना होगा, वो इस तरह की हरकत करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इंडिया पहल कर रहा है, और इसीलिए ये चीजें दिखाई जा रही है। इसे बोलते हैं नैरेटिव सेट करना, और ये नैरेटिव सेट चल रही है, समझ गया। वो सेटिंग कर रहे हैं मतलब आप नैरेटिव। ये कह रहे हो कि वो अमेरिका को मना नहीं कर पाएगा, यस लेकिन वो ईरान के साथ इंगेज भी नहीं होना चाहता है। तो यस एक लड़ाई अपनी चलती रहे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान वाला मामला हो जाएगा शांत, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो भारत के साथ इंगेज हो जाए और कह दे कि हम कहाँ करेंगे, हमारे यहाँ कहाँ बैठिएगा, हमारे यहाँ तो देख रहे हैं इतना बम बारूद आ रहा है, खुद ही इंडिया इंडिया हमें वाले इतना हमको मार जीने रहा है, हम नहीं क्या देते। करें, बताइए हमें, आप ही आके बचा लीजिए हमें, हमें तो इंडिया इतना मार रहा है, देखिए हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ दिया उसने। वो 4-5 दिन ये काम कराएगा और उसके बाद 2-3 महीने तक सारी चीजें गर्म चलेंगी, तब तक वहां भी चीजें थोड़ी बहुत शांत हो ही जाएंगी। तो वो अपने आप को इन चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा है, बेशक कुछ भी हो। उसको हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। उसको उसको बचना क्यों है? भीख का पैसा चाहिए ना अमेरिका से, तो वो तो वैसे भी डाकिए का काम कर रहा है। ट्रम्प साहब का लेटर है, लेटर अपना पहुंचाएगा ईरान को। लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि ये जो नेता बन रहा है, इसको तो हमने कभी बोला ही नहीं मीडिएट करने के लिए। और सबसे अजीब बात देखिए, ये जिन देशों के साथ घूम रहा है, उसमें टर्की है, उसमें इजिप्ट है, सऊदी अरबिया, और ये, इसमें टर्की क्या करेगा? टर्की कहीं युद्ध में नहीं है, इजिप्ट कहीं से युद्ध में नहीं है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। तो ये मध्यस्थता किसकी कराएगा? जिन लोगों के बीच असल में लड़ाई है, इजरायली आएंगे नहीं। ईरानी कह रहे हैं कि हमने इनको बोला ही नहीं है। तो ये कर क्या रहा है, किस लिए? देखिए ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहानी ये है सारी की सारी, इसका ना पूरा जिस्ट ये है। और पाकिस्तान एक्चुअल में आप देखिए, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उसमें से पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी मुस्लिम कंट्रीज का बोलते हैं ना सरदार बनना चाहता है, उनके ऊपर बैठना चाहता है कि देखिए मैं हूं तुम्हारा रक्षक। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं ईरान के अगेंस्ट दिखता है तो बाकी कंट्रीज इसको नहीं पूछेंगी। आप ये देखिए, ईरान ने जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबके ऊपर उसने अमेरिकी बेसिस के ऊपर उसने मिसाइल्स फायर किए हैं, लेकिन किसी ने भी रिटेलिएशन नहीं किया है। सिर्फ इस युद्ध के बीच में इजराइल, यूएसए और ईरान है, और किसी ने भी रिटेलिएशन नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इनकी आपसी सहमति बनी हुई है कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, भाई तुम्हें जो करना करते रहो। उसी चीज में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान इतना ज्यादा अमेरिका के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, इतना ज्यादा उसने उससे पैसा लिया हुआ है
कि वो उसको सीधे मुंह मना नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए, और ऐसे लोग बहाना बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढते हैं तो बना लेते हैं। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि पूरी की पूरी आतंकवाद के ऊपर पल रही है और आतंकवाद को पाल रही है, तो उसके लिए ऐसे बहाने बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, और वो कभी भी ऐसे बहाने बना सकती है। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, इसलिए हमारी फोर्सेस को हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है कि जैसे ही पाकिस्तान सोचे, उसके सोचते ही हमें वो काम कर देना चाहिए जो पाकिस्तान ने सोचा ना हो। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि वो इंडिया के साथ अपने संबंध सुधार पाएगा, बिकॉज जिस तरह से उसने लास्ट ईयर अप्रैल में जो काम किया था, उसके बाद कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, जो इस वक्त जो रिजीम चल रहा है, इसके साथ संबंध हमारे अच्छे हो, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं। इन्होंने इंडिया को 40 सालों से बर्बाद करके रखा हुआ है। उसके हर जगह उसने ऐसा कोई इंसान नहीं बचा होगा जिसके दिमाग में पाकिस्तान के लिए नफरत ना भरी हुई हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग पाकिस्तान परस्त होते हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो हर कंट्री में मिलेंगे आपको, तो हमारे यहाँ भी है, और वो पाकिस्तान के लिए रोना भी रोएंगे। सर, पाकिस्तानी मीडिया में, और अभी आपने सुना होगा, अब्दुल बासित नाम का एक व्यक्ति था, हमारे यहाँ था, वो राजनयिक वर्ग था, उसके यहाँ सब लोग जाकर के इफ्तार की पार्टी खाते थे यहीं दिल्ली में, उसके आवास पर जाकर के। उसने एक मीडिया हाउस में ये कहा कि भाई अमेरिका अगर हमको मारेगा तो हम मुंबई खत्म कर देंगे, हम दिल्ली खत्म कर देंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है जो आप कह रहे हो कि भारत जो है कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा हमारे खिलाफ। और एक बड़े पत्रकार है वहां के, नजम शेट्टी कहते हैं उनको, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे यहाँ तो तेल भी नहीं है और आवाम बेहद परेशान है, आवाम का प्रेशर गवर्नमेंट पर बन रहा है, आर्मी पर बन रहा है। ऐसे में अगर हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, जो जो वॉर के लिए रखे हुए हैं हमने, जो हमारी आर्मी के रिजर्व्स हैं, अगर हमने उनको खोल दिए कि आम जनता के लिए कि जी आम आदमी, आम आवाम परेशान नहीं होना चाहिए, तो इंडिया जो है, इंडिया उधर से अटैक कर देगा। ये सब चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की मीडिया में ये चीजें चलेंगी क्योंकि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है वहां की आईएसआई और वहां की फौज। उनको अपने फायदे के लिए जो न्यूज चलवानी है वो चलवाएंगे। और रही बात अब्दुल बासित की, जो अब्दुल बासित हैं, उनकी बात पे मैं तो सिर्फ एक ही कमेंट करना चाहूंगा, मैंने पिछली बार भी वही कमेंट किया था कि उनकी औकात नहीं है। अगर वो सोचेंगे कि उनको कुछ करना है, उससे पहले उनके ऊपर ऑलरेडी हमारी जो मिसाइलें पहुंच चुकी होंगी और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी आवाम को, इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वो हमें समझने की जरूरत है। जब से ये मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हुई है, उस वक्त से हर जगह ऑयल की कमी है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के सिटीजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं एजिटेट हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको ऑयल मिल रहा है अपनी गाड़ियों में डालने के लिए, ना उनको लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिल रही है अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए, और ना ही खाने के लिए उनको प्रॉपर मिल रहा था। पहले ही वहां पे आटा कितना 1700-1800 रुपए का बैग आ रहा था, तो वहां कुछ है नहीं उनके पास। तो करेंगे क्या? अगर वो सरकार के खिलाफ उतर जाएंगे तो पाकिस्तान की सरकार 2 दिन भी नहीं बचेगी। तो उन चीजों को सभी को एकजुट करने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये आरोप लगा के रखना चाहते हैं कि भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और उसके लिए हमें तैयार रहना है। देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, जो छोटे मोटे रिसोर्सेज पाकिस्तान के बचे हुए हैं वो उनको अपनी फौज को देना चाहते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी एक्चुअल में बचा भी नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान की हालत बिल्कुल धोबी के कुत्ते जैसी है, ना वो घर का है ना वो घाट का है, और वो इस तरह की चीजें बोलता रहेगा। बिकॉज अगर ये इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में वो बोलेगा तभी उसकी आवाम एकजुट रहेगी, वरना तो कहीं पे टीटीपी उसको मार रहा है, कहीं पे बलूच लिबरेशन आर्मी उसको मार रही है, कहीं पे सिंधु देश का जो नया झंडा है वो खड़ा हो रहा है। तो अपने देश को एकजुट वो किस बात पे करेगा? पाकिस्तान अपने देश को सिर्फ एक ही नाम पर एकजुट कर सकता है कि भारत उनके खिलाफ कुछ करने वाला है। सिर्फ इसी बात पर वो देश को एकजुट कर सकता है। मैं तो ये बोलूंगा कि जब पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज खत्म होने के कागार पे होंगे तो वो 2-4 दिन के लिए ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पक्का शुरू करेगा जिससे कि उसका देश एकजुट हो जाए और वो बोले कि हमने सारे रिसोर्सेज अपनी सीमा के ऊपर भेज दिए हैं, इसलिए हमारे पास कुछ बचा हुआ नहीं है। सिर्फ ये बातें हो सकती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और भारत, मैं फिर बोलूंगा, हमेशा तैयार है, और भारत को अपने रिसोर्सेज को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। भारत के पास बहुत ज्यादा चीज है, भारत के रिसोर्सेज बिल्कुल फुल है। सर, ये देश गजब का गोलीबाज देश नहीं है।
गजब का देश है लेकिन। और गजब की गोलीबाज नहीं, बात ये टोपीबाज है है। कि हाँ, टोपीबाज। दूसरी बात ये है कि जो सरकार में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो हैं ही, जो आर्मी है ये सब मिलके 21 करोड़ जनता का मिलके काट रहे हैं, और उस 21 करोड़ जनता को समझ नहीं आ रहा, वो सब भी मौज में है। वो सब इसी में खुश हो जाते हैं कि हमने इंडिया के राफेल गिरा दिए। खुश हैं लोग, बोलते हैं कि हाँ जी हमने राफेल गिराए उनके। अच्छा, उनको हमें ना एक्चुअल में हमारे यहाँ पे लोग, हमारा जो एक तरह से जो नैरेटिव है ना, नैरेटिव में हमने कहीं ना कहीं अपनी चीजों को गवा दिया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एयर बेसिस थी, उन पे हमला किया, उनको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। पाकिस्तान की जो चाइनीज प्लेन थे उनको गिराया, उनका F-16 था उसको गिराया। फिर भी सिर्फ एक चीज हाईलाइट होती है, राफेल। हमें पाकिस्तानियों से एक चीज पूछने की जरूरत है, अगर राफेल गिराया तो वो है कहाँ? हमारे तो सारे राफेल अभी 26 जनवरी को उड़ रहे थे, वो तो सारे हाँ, उड़ रहे थे। मैं वो जिस टेल नंबर की तो बात वो कर रहे थे, वो टेल नंबर भी हमने बिल्कुल 26 जनवरी को दिखा वो दिया। सब उड़ रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ वो सपने बड़ा देखते हैं, एक्चुअल में इनके ना वो शेख चिल्ली वाले सपने हैं। वो दिन में बुनना शुरू करते हैं और 24 घंटे में बुन के वो दूसरी कंट्री भी खड़ा कर देते हैं। अभी तो वो ये कुछ दिन पहले वो ये भी बोल रहे थे उनके पास पाव पाव भर के वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया में गिरा देंगे जब उनका दिल करेगा। अरे भैया, पाव भर के अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनसे कुछ नहीं कर टैक्टिकल पाओगे तुम। वेपन्स। टैक्टिकल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। वेपन, टैक्टिकल न्यूक्स है उनके पास। एक्चुअल में टैक्टिकल न्यूक्स है। भाई वो टैक्टिकल न्यूक्स तुम्हारे जब उससे निकलेंगे ना तुम्हारे खजाने से, तो खजाने के ऊपर ऑलरेडी ब्रह्मोस पड़ चुकी होगी, वो तुम्हारे असेंबल भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी वही हालत है पाकिस्तान की, वो बोलता रहेगा और हमें सिर्फ सुनना है और उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को देखना है। पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आज इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है और वो वही रहेगी। और इवन पाकिस्तान की आर्मी की एक बड़ी अच्छी खासियत है, जब उसको अपनी कुर्सी बचानी होती है तो हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरफ जाता है। और जो भी जर्नल होता है, जब उसकी पब्लिसिटी थोड़ी सी डाउन हो रही होती है, उसकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो रही होती है लोगों की नजरों में, तो कहीं ना कहीं भारत का जो एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा है उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं वो। अब उनको वही चल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से उनके जो फील्ड मार्शल मुनीर जी हैं, हाँ सुनिए, वो तो वो जो था अब्दुल बासित, उसने कहा कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे बम्बई में, दिल्ली में। और साथ में एक लेडी थी, वो कह रही हाँ हाँ सर, मार दो मार दो। ये देखिए ऐसा है, बोलने से न्यूक्लियर चलता नहीं है। और पाकिस्तान की मैं फिर बोलूंगा इतनी औकात नहीं है। पाकिस्तान कितना बोल ले कि वो इंडिया के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, पर मैं ये नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान के जहन में ये बात आते ही उसके उस न्यूक्लियर ठिकाने के ऊपर ब्रह्मोस जा चुकी होगी। और पाकिस्तान फिर वैसे ही करेगा जैसे उसने पहले किया था। वो फोन उठाएगा, पापा के पास जाएगा, यूएस के पास, कि हमारा सीज फायर करा दो, भारत ने हमें बहुत बुरा मारा है। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब्दुल बासित सिर्फ अभी दिमाग से पैदल हो चुके हैं और उनका काम वही है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान उसकी तैयारी कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है कि भारत के ऊपर वो सारी चीजें मढ़ देना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि एग्रेसर मैं नहीं, इंडिया था, और इंडिया ने हमारे पास एग्रेशन दिखाया, तो हम तो उसका रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया को पता है। और जितने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेररिस्ट उनके कैंप से वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं, वो चलने लगे हैं। तो पाकिस्तान को तो अपने गिरेबान में खुद झांक के देखना चाहिए कि जितने टेररिस्ट उन्होंने वहां पर मरवाए थे अपने खुद, उससे ज्यादा उन्होंने दोबारा से खड़े कर लिए हैं। और फिर उन पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इंडिया छोड़ेगा नहीं। जब तक वो इंडिया की तरफ आंख उठा के देखते रहेंगे, इंडिया उनको नहीं छोड़ेगा। मैं फिर वही बोलूंगा, ये नया भारत है और ये अंदर घुस के मारता है और मारेगा। इसमें आपको एक चीज लग रहा है सर कि पाकिस्तान जो है दो तीन चीजें कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि उसको अमेरिका का साथ है, अमेरिका का सपोर्ट है। वो काइंड ऑफ मतलब नौकर को ये लग रहा है कि मालिक नौकर की लड़ाई में आएगा, ये लगने लगा है। जैसे उसको ये लगने लगा है कि जबकि मालिक ने उसको ये कहा है कि ये चिट्ठी जाके पहुंचा, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये तो समझौता करा रहा है। तो इस इल्यूजन का, डिल्यूजन का कोई इलाज है क्या इस तरह की बात का? देखिए, मैं इस इल्यूजन की ना एक कहानी बताता हूँ आपको, छोटी सी। एक कुत्ता होता है, ठीक है, तो उसके गले में जंजीर बंधी हुई है। उसके मालिक ने बोला शू, उसने भौंकना शुरू कर दिया। सामने उससे बड़ा कुत्ता था, उसने जैसे उसके ऊपर भौंकना शुरू किया, उसको पता था कि उसके मालिक ने उसकी चेन पकड़ी हुई है।
लेकिन जैसे उसने और तेज भौंका था, उसके मालिक ने उसकी चेन छोड़ दी और वो दुम दबा के बैठ गया। तो पाकिस्तान की वही हालत है। पाकिस्तान को अगर काम बोला जाता है कि आप जाके चिट्ठी पकड़ाओ, तो वो ये सोचता है कि वो बहुत बड़ी कंट्री बन गई है, वो बहुत बड़ा मीडिएटर बन गया है। और मैं तो मीडिएटर नहीं, जो जयशंकर जी ने हमारे बोला था कि वो दलाल है। तो दलाल की कोई औकात होती नहीं है। दलाल को आप कुछ भी कहिए, नाम उसका दलाल ही रहेगा। और पाकिस्तान का जो दलाल है ना, वो कोयला की दलाली कर रहा है। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो कोयला की दलाली कर रही है, उसके हाथ हमेशा काले ही रहेंगे, वो कभी सफेद नहीं हो सकते। अगर उसको लगता है कि वो ईरान और यूएसए के बीच में मध्यस्थता कर रहा है तो गलत है। वो एक मैसेंजर है, और मैसेंजर का काम होता है सिर्फ मैसेज पहुंचाना, और उसके बाद उसकी कोई औकात नहीं होती है। और वह औकात ऑलरेडी ईरान भी दिखा चुका है उसको, जब ईरान ने बोला था कि हमारा मीडिएशन के बारे में कोई बात नहीं चल रही है, और पाकिस्तान ने हमारे मीडिएशन के लिए कुछ नहीं किया है। वहां से पता चल जाता है कि ईरान पाकिस्तान को कितना भाव देता है, और उसी बात के लिए अमेरिका ने भी कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब अंदर खाने उसको सिर्फ बोला गया था, भैया मैसेज पहुंचा दो। और मैं तो फिर बोलूंगा, मैंने एक दिन पहले ये बोला था कि मैसेज पहुंचाने की कार्रवाई ऐसी कुछ हुई नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान ख्याली पुलाव में पका रहा है। छोटी एक बात हुई होगी कि देखिए अगर लड़ाई का कुछ हो सकता है तो कर सकते हैं क्या, लेकिन वो भी नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि वो खुद अपनी लड़ाइयां नहीं सुलझा सकता। उसको 4 लोग बाहर से चाहिए अपनी लड़ाई सुलझाने के लिए। कश्मीर का मुद्दा इसलिए उलझा हुआ है, भारत ऑलरेडी जब चाहे उसको सुलझा सकता है। भारत को सिर्फ एक बार जाके उसको कैप्चर करना है, लेकिन पाकिस्तान रोना शुरू कर देता है, और वो रोना शुरू करता रहेगा जब तक इंडिया उस पर कब्जा नहीं करेगा। और इंडिया को जब मौका लगेगा वो कर लेगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उसको लेके रहेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वो भारत में दोबारा से विलय होगा कश्मीर का। और पाकिस्तान जैसे लोग पाकिस्तान मध्यस्थता करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, लेकिन उनकी फिर बोलता हूँ कोई औकात नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब पाकिस्तान अगर मध्यस्थता करा भी दे तो उससे फर्क किसको पड़ता है? किसको पाकिस्तान पड़ता है? मध्यस्थता नहीं करवा रहा है, फर्क करने पड़ने की बात ही नहीं है। पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं करवा रहा है, ये हमें फिर समझने की जरूरत है। फर्क फर्क एक पड़ने मैसेज की देना बात मैं ये मध्यस्थता कह रहा नहीं हूँ है। कि क्या पाकिस्तान यहाँ से वहां चला जाएगा? पाकिस्तान की बात दुनिया सुनने लगेगी। भाई तुम बना ही आतंकवादी रहे हो, क्या सुनेंगे जो लोग तुम्हारी देश यार? खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जिसका एक हाँ, ऑपरेशन उसको एफएटीएफ की लिस्ट में बैठा देगा, क्या वो मध्यस्थता कराने से वहां से ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं। हाँ। ये सिर्फ उसके ख्याली पुलाव है, जिसको हवा कुछ लोग देते रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा अपोजिशन भी बोल रहा था कि देखिए पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है। अरे भाई, हमारा देश जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। बुद्धि पे हमारा देश पत्थर पड़ा बिल्कुल हुआ है, सही क्या कर रहा है। करेंगे ऐसे लोग? मोटी बुद्धि है और पत्थर मोटा है, तो कुछ नहीं कर सकते। सर, एक जनरल बाजवा थे, बाथरूम में गिर गए हैं। बाथरूम में गिर के जनरल साहब मर रहे हैं। ये क्या चक्कर है सर? फिर एक खबर आती है, मसूद अजहर का भाई है, उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। कोई लश्कर ए तैयबा का वो था, ईद वाले दिन बेचारा नमाज पढ़ रहा था, अंदर नमाज पढ़ रहा था, बाहर आया तो उसको किसी ने, मतलब उसके सामने किसी ने नमाज अदा कर दी। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में? ये जनरल बाजवा गिर रहे हैं तो करा होगा उन्होंने कुछ ऐसा कि गिर गए होंगे वो, उनके पुराने करतूतें उन्हीं के उनके सामने आई होंगी। होगा कोई उनके अननोन, समय ही पुलवामा हुआ था ना, बिल्कुल होगा कोई अननोन जो जाके मिलके आया होगा, समझा दिया होगा उसको। बाथरूम में। लेकिन रही लेकिन बात, सर बाथरूम में, ये अननोन लोग बाथरूम में क्यों जाते हैं सर? देखिए अननोन लोग बाथरूम बेडरूम में में नहीं मिलो, जाते हैं। डाइनिंग हॉल में मिलो। उन्होंने ये सारे के सारे जो कर्म है ना, उनके उनके आगे आ रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है ये उनके आगे आ रहे हैं। वो खुद गिरेंगे भी और कुछ होगा भी तो अननोन के ऊपर नाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और ये होते रहना चाहिए। इसमें यही कोई तो भी है कभी कुदरत का छोड़ने भी नहीं निजाम। चाहिए, बिल्कुल। कुदरत का असली और इसमें निजाम कोई ये कभी है। छोड़ने भी नहीं चाहिए। अभी मसूद अजहर के जो छोटे भ्राता हैं, छोटे भ्राता है ना, हाँ, हाँ, उनको छोटा है। तो उनको उन्होंने वहां पे निपटा दिया, और एक्चुअल में निपटाने की जरूरत भी थी। उसने इतने ज्यादा, बोलते ना एक तरह से अति मचाना शुरू कर दिया था। जो वहां पे कैंप्स थे, उन कैंप्स को इतनी हवा देनी शुरू करी थी, तो उसको तो वो होना ही था। और कहीं ना कहीं अननोन मैन ने बिल्कुल सही किया है। और ये अननोन मैन है या उनकी आपसी कोई रंजिश है, हमें तो पता नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। हो सकता है उनकी कोई आपसी रंजिश रही हो और उसको हम अननोन मैन का नाम दे दें, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि अननोन मैन ने किया है और बिल्कुल सही किया है जो किया है। क्योंकि उनकी करतूतें ऐसी हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा हवा देनी शुरू कर दी थी कि वो ये चाहते थे कि बस 2 महीने के अंदर ही वो पता नहीं कितने लोगों को इंडिया के अंदर भर देंगे और दोबारा से वही कार्रवाई करेंगे जो आज से 10 साल पहले होती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अननोन मैन बिल्कुल सर, अपना आपको टेलीस्कोप आपको लगा के मैं देख रहे हैं। आपको मैं पाकिस्तान का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। उसमें देखिए कि एंकर्स
और साथ में कुछ गेस्ट बैठे हैं, वो लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं? कि दुनिया में ज्योग्राफी इसी साल बदलने जा रही है। मैं 3 ममालिक तो बता देता हूँ आपको कि जो मिडल ईस्ट की हैं, कि यमन जो है वो इस करंट ज्योग्राफी में नहीं रहेगा, सीरिया और इराक इस करंट ज्योग्राफी में नहीं रहेंगे। नज़र आ रहा है हमें कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, लेकिन आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि बाय 2027 इंडिया की भी ये ज्योग्राफी नहीं रहेगी। और इंडिया में बहुत पोर्शन, मैं सिर्फ खालिस्तान या कश्मीर की वजह से बात नहीं कर रहा, मैं तो और नागालैंड वगैरह और मणिपुर की बातें कर रहा हूँ और एरियाज की बातें कर रहा हूँ। सो और यूक्रेन की भी ज्योग्राफी बदलेगी। जितना रशिया ने कब्जा कर लिया, मेरे ख्याल है वो रशिया को ही मिल जाएगा इवेंचुअली। देखिए हाँ सर, शुरू करिए जी। क्लिप में दिखाया जा रहा है, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट आज इतना ज्यादा मजबूत है जितना पहले नहीं था। इंडिया ने अपने गैरिशंस वहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिए हैं। और मैं एक चीज पहले भी बोलता आया हूं, आज फिर बोलूंगा कि इंडिया को थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की जरूरत थी कि जो हमारा रंगपुर कॉरिडोर था और चिटगांव कॉरिडोर, इसको कहीं ना कहीं इंडिया को देखना चाहिए था और उसके बारे में सोचना चाहिए था। खैर चलो, मौके फिर मिलेंगे, मौकों की कोई कमी नहीं होती है, हमेशा कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज है जहां मौके आपको कभी कम नहीं होते हैं, हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई मौका मिल जाता है। और रही बात पाकिस्तान की, जो ये लेडी बोल रही हैं, मैं इसके बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की खुद की हालत आज के वक्त क्या है। पाकिस्तान की खुद की हालत, टीटीपी पश्तून देश चाहती है अलग से, बलूचिस्तान अलग से एक देश चाहता है, सिंधु एक अलग से देश सिंधु देश चाहता है। तो बचा कितना? जो पंजाब का एरिया वही पाकिस्तान बसता है, और पाकिस्तान नाम की कोई चीज बसती नहीं है। और रही बात खालिस्तान की, खालिस्तान को अभी आपने देखा होगा कि कनाडा ने भी पाकिस्तान के जितने भी वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सबको बैन कर दिया है, और बैन करने के लिए बिल भी लेके आ रहा है। तो भारत को वो तोड़ने के बारे में जो सोच रहे हैं वो उनके ख्याली पुलाव, वो कभी हो नहीं पाएंगे। लेकिन उनको अपना जो देश है उसको 4 टुकड़े होने से बचाने की जरूरत है। और जो ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा है वो तो भारत में विलय हो ही जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जवाब इस जो क्लिप है इसके लिए ये है कि अब जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और भारत बिल्कुल मजबूत है और तैयार है, और जब वो चाहेगा तब पाकिस्तान से पीओके ले लेगा। लेकिन जब सही समय आएगा इंडिया ले लेगा पीओके। और बलूचिस्तान, पश्तून देश और सिंधु देश ये बहुत जल्द पाकिस्तान के हिस्से से अलग होने वाले हैं। और नई, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात करी थी, लेकिन मैं आपको ये बताने की जरूरत, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि 3 नई कंट्रीज बनने वाली हैं और डिवाइड होने वाली हैं। तो वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, उसके नाम भी बता देता हूँ, पश्तून देश और सिंधु देश और बलूचिस्तान। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने। उनको आपको इसके लिए सही जवाब के लिए 1 कटोरी आटा देने की जरूरत है। एक कटोरे से मानेंगे कहाँ सर, वो लोग, लड़ाई हो जाएगी वहां। एक कटोरी में लड़ाई हो जाएगी वहां, झंझट हो जाएगा सर। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था। समझना तो क्या, ये तो दिख रहा है ना, दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान का बंटवारा, हमें लगता है कि हम आप अपने जीवन काल में देख लेंगे। मैं अभी भी अपने एक सहयोगी थे, उनसे मैं कह रहा था कि हम लोगों को स्कूल में टीचर ये बताते थे, जब भी धारा 370 की बात होती थी, टीचर हमारे बड़े निराश हो जाते थे, इतिहास वाले। तो हम लोग पूछते थे कि सर कैसे हटेगा, तो कहते थे यार बड़ा मुश्किल है। फिर जब पूछते थे कि सर कोई तो उपाय होगा इसको हटाने का, तो टीचर कहते थे कि यार कोई सरकार ऐसी होगी जो राष्ट्रवादी सरकार होगी, और 2/3 बहुमत अगर उस सरकार के पास होगा वो हो जाएगा। तो हम लोग तो, जब हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे, मीडिया की पढ़ाई कर रहे थे, तब तक तो यही लग रहा था कि नहीं हो सकता है, ख्याल में भी नहीं आता था। लेकिन जिस दिन होना था हो गया। और जो पाकिस्तान की हालत है पिछले 10-12 सालों में, वो तो दिख रहा है कि ये तो कभी भी हो सकता है कि पता लगा हम सो के जगह हैं, या फिर शाम का वक्त है, देश के प्रधानमंत्री रात 8 बजे जो है एक बढ़िया सा कि साथियों एक नया देश बन गया है बलूचिस्तान या सिंधु देश। हमने 8 बजे कितनी घोषणाएं सुनी है सर हमारे देश में। देखिए पिछले लगभग 10-12 साल में जो घोषणाएं होती हैं वो रात को 8 बजे होती हैं। तो हो सकता है किसी दिन रात को 8 बजे दोबारा से वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी, और 3 देश बन जाएं, एक पश्तून देश और एक बलूचिस्तान और एक सिंधु देश, और पाकिस्तान हाँ, और इसकी मान्यता ग्लोब से गायब हो जाए। इसकी मान्यता सबसे पहले भारत दे दे कि भाई हम मान्यता देते हैं इन देशों को। देखिए बहुत बहुत बलूचिस्तान की शुक्रिया। कहानी शायद हाँ विकास सर।
जी बलूचिस्तान की जी बोलिए ना। आपको कहानी शायद बतियो, अगर कहते हैं तो कभी फिर बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, या अभी बता दूं? हाँ एकदम करेंगे सर, नहीं नहीं बोलिए ना, बोलिए ना। देखिए, बलूचिस्तान की कहानी एक ये है कि जब दो देश बन रहे थे, एक तो पाकिस्तान बन रहा था, एक बलूचिस्तान बन रहा था, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त बलूचिस्तान एक अलग देश बन रहा था, लेकिन जिन्ना ने कहीं ना कहीं उसके साथ चाल चली और उसको बोला ये काम करिए, आप हमारे साथ विलय हो जाइए, तो बलूचिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन बहुत ज्यादा जब चीजें नहीं हो पाई तो पाकिस्तान ने मार्च 1948 में बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। तो अगर देखा जाए तो जब भारत आजाद हुआ था तो तीन देश आजाद हुए थे, भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान एक्चुअल में पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किया है, एक दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा किया है। बलूचिस्तान कभी एक स्वतंत्र देश था, और ऐसे देश को दोबारा देश बनने के लिए, और जो वहां के लोग हैं वो बिल्कुल एकजुट हैं और वो बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगले कुछ सालों एक में बार तो आपको नया देश मुझे बलूचिस्तान याद मिल है जाए। कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का जिक्र भी किया था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अभी 2-3 साल पहले की हाँ बात है वो। और बलूचिस्तान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है, उसके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ही उसने, एक तरह से एक डेनमार्क सिंड्रोम होता है, तो बलूचिस्तान की हालत वही है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उस जगह की हालत बहुत ज्यादा दयनीय होती है। तो वही हालत बलूचिस्तान की पाकिस्तान ने बनाई हुई है। तो इसके बारे में कभी बात करेंगे जब मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही ठीक है। बोलूंगा कि पाकिस्तान ज्यादा दिन तक इन देशों को रोक नहीं पाएगा। पश्तून देश, सिंधु देश और बलूचिस्तान पक्का ही अगले कुछ समय में नए देश बन के उभरेंगे। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं डीएनपी के दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जो थॉट्स हैं, जो क्लैरिटी है, वो नए भारत की ताकत, न्यू इंडिया की स्टोरी सब एक साथ बतलाते हैं कि आज का भारत सोचता क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर कभी और थैंक किसी यू, और विषय पे बहुत जल्द मुलाकात। थैंक थैंक यू यू सर, जय प्रकाश हिंद। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।